पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग इन में जाकर रेना को हील करने के लिए तैयारी कर लेता है और जब वो उसको पूरी तरह से हील कर देता है तो उसे उसके पैर पर थोड़ा शक होता है और फिर वो अपने चाकू को लेकर एक स्लैश कट उसके पैर पर मार देता है, जिसकी वजह से रेना के पैर के अंदर से एक बग निकलकर बाहर आ जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस बग को देखकर रेना बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, क्योंकि वो बग उसके पैर से अचानक से निकलकर ऊपर हवा में उछल जाता है और फिर वो कैंग और प्रीस्ट के पीछे जाकर रुकता है। तो उसे देखते हुए प्रीस्ट कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है। तो कैंग जल्दी से अपना नाइफ बाहर निकालते हुए कहने लगता है, ये वो चीज है जिसे अभी हमें खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सच में ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रिकी बग है। और फिर हम उस बग के बारे में देखते हैं जो कि एक ब्लैक स्वाम्प लीच होती है। ये एक लीच टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि पानी के आसपास में अपना घर बनाकर रहता है। अभी प्रीस्ट देखता है कि वो लीच अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लगती है, तो घबराते हुए कहने लगता है, ओह ये लीच तो बड़ी होती जा रही है। और हम देखते हैं कि वो इस लीच के अचानक से बड़े होने की वजह से अपने ऊपर से संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी हम कैंग को देखते हैं जो कि उस लीच को बड़े ही गौर से देख रहा होता है, क्योंकि वो लीच एक और तेजी से भागने लगती है। और जब कैंग लीच के भागने की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक सिंक होल होता है। तो उसे देखते हुए वो कहने लगता है, ओह तो ये अब यहाँ ड्रेन से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और चिल्लाते हुए और लोगों से कहने लगता है, जल्दी से अपने वेपन्स को बाहर निकालो, जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं कि कैंग वहां से उछलकर उस लीच के बराबर में भाग रहा होता है और अपने चाकू से एक स्लाइस अटैक लीच के ऊपर कर देता है, लेकिन उसकी वजह से लीच को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो कैंग अपने चाकू से एक और वार उस लीच के मुंह पर करता है और कैंग देखता है कि उसके इस वार की वजह से भी उस लीच को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और इसकी वजह से कैंग का हाथ भी कांप रहा होता है। तो वो सोचने लगता है, सच में इसकी स्किन तो बहुत ही ज्यादा टफ है और ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि ये एक हफ्ते से लगातार ह्यूमन ब्लड पी रही है, जिसकी वजह से इसके शरीर के अंदर की पावर लगभग दोगुनी बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि कैंग उस लीच के ऊपर लगातार अपने चाकू से वार कर रहा होता है, लेकिन वो लीच उछलकर जल्दी से कैंग से दूर भागने लगती है। इसे देखते हुए कैंग सोचने लगता है, वैसे तो ये ह्यूमन ब्लड पीकर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसको भी कंसाइडर करूं फिर भी ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। और हम उस लीच को देखते हैं जो तेजी से उस ड्रेन सिंक की ओर जा रही होती है। तो उसे देखकर लीजा भी जल्दी से उस ओर भागने लगती है और उछलकर जल्दी से एक अलमारी को पकड़ लेती है और उस लीच की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार तू कहाँ जा रही है, तूने मेरी दोस्त को हर्ट किया है, इसलिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। और हम देखते हैं कि लीजा जल्दी से उस अलमारी को उस सिंक होल के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से सिंक होल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और वो लीच उसके अंदर नहीं जा पाती। तो लीजा उस लीच को ऐसे बेबस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, तुझे क्या लगता है कि तू मेरी दोस्त रेना को मारने की कोशिश करेगी और मैं तुझे ऐसे ही निकल जाने दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुझे आज यहीं पर खत्म होना होगा। तब लेकिन तभी वो देखती है कि वो लीच उसके सामने खड़ी होती है, जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। तो उसे देखकर लीजा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी कैंग तेजी से आते हुए उस लीच को एक खतरनाक किक मारता है, जिसकी वजह से वो लीच उड़ते हुए सामने की दीवार से जाकर टकराती है और जमीन पर गिर जाती है। फिर कैंग अपना चाकू निकालकर उस लीच पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने चाकू के अंदर अपनी माना पावर को भरकर उस लीच के मुंह के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से उस लीच के शरीर के अंदर का खून बाहर निकलने लगता है। और उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो ब्लड को अपनी एनर्जी के तौर पर अपने शरीर के अंदर शक करता है, और अगर मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे हिट मारने में सफल हो पाया तो मैं जल्दी ही इसके अंदर का सारा ब्लड बाहर निकाल दूंगा, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि कैंग उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इस लीच के साथ फाइट करने का, और जैसा कि मेरे अटैकों से मुझे लग ही रहा था, ये अब बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वो लीच धीरे धीरे कर सिकुड़ रही होती है। तो वो लीच जल्दी से अपने चारों ओर देखने लगती है
तो उसे सामने एक खिड़की नजर आ जाती है। ये देखकर वो लीच तेजी से उस खिड़की की ओर भागने लगती है और उस खिड़की को तोड़ते हुए उस कमरे से बाहर उछलकर निकल जाती है। तो ये सब कुछ देखकर कैंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है नहीं, मैं इसे बाहर नहीं जाने दे सकता। और उसे जूलिया की कही हुई बात याद आ जाती है जब जूलिया उससे कह रही होती है तुम्हें इन सब चीजों को बिल्कुल साफ रखना होगा। तो कैंग सोचने लगता है सच में अगर जूलिया ने ऐसा मुझे करते हुए देख लिया तो वो पक्का ही मुझ पर भड़क जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से उस खिड़की से निकलकर उस लीच का पीछा करने लग जाता है और कहने लगता है मुझे इसे जल्दी से पकड़ना होगा, क्योंकि अगर ये विलेज के वाटरवे तक पहुंच गई तो फिर मैं इसे कभी भी नहीं पकड़ पाऊंगा। फिर कैंग जल्दी से अपने पाउच से एक पोशन बोतल निकालता है और उसे अपने हाथ में तोड़ते हुए अपनी एब्जॉर्ब स्किल को यूज करते हुए उसे अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर स्प्रे स्किल का यूज करते हुए उसे लीच के ऊपर छोड़ देता है। और उस स्प्रे की वजह से वो लीच भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई होती है। तो कैंग जल्दी से अपने चाकू को लेकर उस लीच के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने चाकू से उस लीच के चेहरे के ऊपर एक खतरनाक स्लैश अटैक लगाता है, जिसकी वजह से उस लीच के अंदर से खून बाहर आने लगता है। तो कैंग जल्दी से अपनी ऑब्जर्व स्किल का यूज करते हुए उसके स्टेटस को चेक करने लगता है। तो उसका स्टेटस कैंग की आंखों के सामने आ जाता है, ब्लीडिंग, इसका पूरा ब्लड बस अब खत्म ही होने वाला है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है बस अब तो ये काम खत्म हो गया है और अपने चाकू को एक और अटैक के लिए तैयार करते हुए कहने लगता है अगर मैं इसके ऊपर एक खतरनाक ब्लो करने में कामयाब हो गया है तो ये पक्का ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि कैंग अपने चाकू को जल्दी से उस लीच के शरीर के अंदर डालने लगता है। कैंग देखता है कि उस लीच की टफ स्किन की वजह से उसका चाकू टूट जाता है और वो जल्दी से अपने चाकू की ओर देखता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है, क्योंकि अब मेरे पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जिसके साथ मैं इस लीच के साथ लड़ पाऊं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रीस्ट आ जाता है और वो कुछ स्पेल्स करने लगता है जिसकी वजह से वो लीच गोल्डन चैन्स में बंध जाती है। ये देखकर कैंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि वो प्रीस्ट उन चैनों को पकड़कर उस लीच को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कैंग से कहने लगता है मैं इस स्पेल को ज्यादा देर तक कास्ट करके नहीं रख सकता, क्योंकि ये लीच बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए तुम्हें जल्दी इससे छुटकारा पाना होगा। यह देखकर कैंग भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है नाइस टाइमिंग। और फिर कैंग अपने टूटे हुए चाकू की ओर देखते हुए कहने लगता है इसने मेरे लिए कुछ टाइम तो ले लिया है, लेकिन मैं बिना अपने वेपन के इंसिशन स्किल को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ब्लेड तो टूट चुकी है। पर तभी कैंग को जोर से कोई बोलता है और कहता है डॉक्टर कैंग। तो कैंग जल्दी से अपने हाथ को ऊपर करता है तो उसके हाथ में एक चाकू आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो चाकू किसी और ने नहीं बल्कि लीजा ने फेंका होता है। तो लीजा कहने लगती है तुम इसे यूज कर सकते हो, पर तभी प्रीस्ट के द्वारा यूज की गई स्पेल टूट जाती है और वो गोल्डन चैन टुकड़ों में बट जाती है, जिसे देखते हुए प्रीस्ट कहने लगता है मैं बस कर चुका हूँ, अब मेरे पास और ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इसे रोक पाऊं। तो ये सुनते हुए कैंग तेजी से उस चाकू को लेकर उस लीच की ओर भागने लगता है और इधर लीच भी कैंग को इतनी फास्ट अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तो हम देखते हैं कि कैंग अपने उस नाइफ से एक स्लैश अटैक उस लीच के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उस लीच के एक ही झटके में बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और कैंग उन टुकड़ों को देखते हुए कहने लगता है अब ये खत्म हो चुकी है, मैं इस बारे में बिल्कुल ही गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है। फिर कैंग उस लीच के एक टुकड़े को उठाते हुए फादर हैर्थ से कहने लगता है फादर हैर्थ थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इसे मार पाया, क्या आप इसे रखना चाहेंगे? तो ये सुनकर फादर कहने लगता है नहीं, मैं तो ऐसी गंदी चीज को छूना भी पसंद नहीं करता। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है ठीक है फिर मैं इसे रख लेता हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें इनके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेना अपने गाँव को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो रही होती है और कह रही होती है वाह सच में ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। और वो याद करने लगती है जब कैंग उसके घाव के ऊपर टाके लगा रहा होता है, तो और ये याद करते हुए वो कहने लगती है उसने मेरी स्किन को एक धागे से सिल दिया, सच में वो ग्रेट है। तो ये सुनकर लीजा भी कहने लगती है सच में वो आदमी एकदम स्विंग मशीन की तरह से टाके लगाता है।
अभी कैंग उन लोगों से कहने लगता है तुम्हें अपने पैर को कुछ समय के लिए संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर इसे और ज्यादा चोट लगी तो ये घाव बढ़ सकता है। वैसे मैंने इस घाव को मैजिक थ्रेड की वजह से सील कर दिया है, जिसकी वजह से इसका डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैं मरने जा रही थी, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो ये सुनकर कैंग भी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ इसीलिए मेरी जॉब है। और फिर वो वहां से खड़े होते हुए फादर को कहने लगता है तो अब जब सब कुछ काम खत्म हो गया है तो फादर हर्थ आपको जाकर रिपोर्ट करना चाहिए कि आप इस काम को करने में फेल हो चुके हैं, फेलियर रिपोर्ट। तो ये सुनकर फादर भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या? तो कैंग मुस्कुराते हुए फादर की ओर देखकर कहने लगता है यही एक रास्ता है जिसकी वजह से मैं अपने रिवार्ड को ले सकता हूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडवेंचरर गिल्ड के अंदर फादर अर्थ कह रहे होते हैं मैं यहाँ पर एक फेल्ड क्वेस्ट को रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये सुनकर वो गिल्ड की मेंबर भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम फेल्ड हो गई? और इधर हम फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और कहने लगता है हाँ मैं फेल हो गया हूँ। तो ये सुनकर वो रिसिस्टेंट सोचने लगती है फादर हर्थ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चर्च ऑफ एल्बर के टॉप प्रीस्ट के अंदर एक है, फिर ये कैसे फेल हो सकते हैं? क्योंकि अगर ये चाहे तो ये चर्च के अंदर सबसे ज्यादा हाई पोजीशन को भी अक्वायर कर सकते हैं, फिर ये ऐसे कैसे फेल हो गई? तभी उसकी नजर सामने खड़े हुए कैंग पर पड़ती है और फिर वो कैंग को देखते हुए सोचने लगती है ओह तो ये कारण है स्वांगयोन कैंग द क्वेस्ट कर्सर, पक्का ही इसी की वजह से फादर अपनी क्वेस्ट के अंदर फेल हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजा भी आ जाती है और कहने लगती है मैं यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल करने के लिए आई हूँ, क्या मैं अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकती हूँ? तो इधर ये सब कुछ सुनकर वो रिसिस्टेंट सोचने लगती है इसकी वजह से हमारे एडवेंचरर गिल्ड की रेपुटेशन कम हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे फंड भी कट सकते हैं। पर वो इन सब को अपने मन में रखते हुए लीजा से कहने लगती है हाँ ये एक वैलिड रीजन है कि आप अपनी क्वेस्ट को कैंसिल कर रही हैं, इसीलिए आप ऐसा कर सकती हैं। और फिर हम देखते हैं कि गिल्ड की तरफ से लीजा की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि वहीं पर दरवाजे के पास में खड़ा हुआ सोच रहा होता है मैं यहाँ पर एडवेंचरर गिल्ड के अंदर कोई भी ऑफिशियल हीलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस रिक्वेस्ट को लेने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ जो कि गिल्ड द्वारा ड्रॉप कर दी गई हो। और इसकी वजह से मुझे बहुत बार कंप्लेंट्स का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि मैं उनकी हीलिंग जॉब्स को छीन रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास कोई भी हीलिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिना हीलिंग स्किल्स के हीलिंग जॉब नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को बचाने और उन्हें उनके दर्द से छुटकारा दिलाने से अच्छी कोई और जॉब हो सकती है क्या? इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी को एक हीलर की तरह जीने का फैसला किया है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हम देखते हैं कि लीजा एक पोटली में गोल्ड कॉइन भरते हुए उसे दे रही होती है और कहने लगती है ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरी कंपेनियन को बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे जो एडवेंचरर गिल्ड से जो कमीशन रिफंड में मिला है मैंने उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो कैंग उसे लेते हुए लीजा को थैंक यू कहने लगता है और कहता है मैं सच में इन पैसों की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और फिर वो उस नाइफ को लीजा को वापस करते हुए कहने लगता है ये लो ये तुम्हारा नाइफ है। तो लीजा उसे मना कर देती है और कहने लगती है तुमने अपने ओल्ड नाइफ को हमारी वजह से तोड़ दिया, इसीलिए तुम इसे रख सकते हो। वैसे ये डैगर ब्लू सिल्वर द्वारा बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। ये मेरे गांव का एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाया है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैं एक एडवेंचरर पर जा रही हूँ। तो ये सुनते हुए कैंग उस नाइफ को देखने लगता है और लीजा से कहने लगता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये देने वाली हो? तो लीजा याद करने लगती है कि कैसे उसने कैंग को दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। तो वो उसे याद करते हुए कैंग को कहने लगती है
सर वैसे भी मैंने पहले जो किया था मुझे उसके लिए सॉरी तो मांगनी ही थी, तो मैं सॉरी के बदले में आपको ये दे सकती हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय मेरी फ्रेंड की लाइफ के। तो ये सुनते हुए कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है ठीक है फिर मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर तुम मुझे दोबारा कभी भी हायर करोगी तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी दूंगा पक्का। फिर हम देखते हैं कि कैंग उन पैसों को गिनकर पोटली में वापस रख देता है और कहने लगता है ये टोटल 7 लाख गोल्ड कॉइन है और मेरे पास अपने इमरजेंसी फंड के अंदर 2 मिलियन गोल्ड है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे सिर्फ 2 मिलियन गोल्ड और चाहिए, उसके बाद मैं उस क्रॉसबो को खरीद पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि उस क्रॉसबो को खरीदने के बाद आखिरकार क्या होने वाला है। तभी कैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन आती है और वो देखता है कि उसके पास स्पिन के 100 पॉइंट हो चुके हैं। तो वो उनकी वजह से 5 स्पिन्स कर देता है, जिनमें से 4 स्पिन्स में उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो वो उन्हें देखते हुए कहने लगता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। पर उसके अंतिम स्पिन की वजह से उसे एक नई स्किल मिल जाती है, तो उसे देखते हुए कहने लगता है ये तो कुछ अच्छा लग रहा है। और जब वो उस स्किल को चेक करता है तो वो एक एयर स्किल होती है, जिसकी वजह से वो इस प्रॉपर्टी की वजह से कहीं भी एक पोशन बना सकता है। तो उसे देखते हुए कैंग अपने मन में सोचने लगता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तंबू गड़ा हुआ होता है। तो कैंग उसके अंदर जाते हुए कहने लगता है क्या कोई यहाँ पर है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से कोई चाकू से किसी चीज को काट रहा होता है और वो कहने लगता है क्या ये तुम हो डॉक्टर कैंग। और हम देखते हैं कि वो लैफी हर्ब डीलर होती है और वो कैंग से कहने लगती है तुम्हें जो लेना है वो तुम यहाँ से ले सकते हो। पर कैंग उससे कहने लगता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि इस बार मैं कुछ बेचने आया हूँ। ये सुनकर लैफी के तो कान ही खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर कुछ बेचने आए हो, तो तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ, मुझे देखने दो। ये सुनकर कैंग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरह की शॉपकीपर हो जो कि अपना सामान बेचने की जगह किसी से सामान खरीदने में खुश हो जाती हो। और फिर कैंग उस लीच के टुकड़ों को वहां पर सामने टेबल पर रखते हुए कहने लगता है मैं इस बार तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तो लैफी उस लीच को देखते हुए कहने लगती है ओह ये एक ब्लैक स्वाम्प लीच है, तो क्या तुम इस बार मोका स्वाम्प में गए थे। और फिर लैफी उस लीच को चेक करते हुए कहने लगती है इसे हाफ काट दिया गया है और वैसे भी इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट मार्क और स्क्रैच आए हुए हैं, इसीलिए मैं इसका तुम्हें ज्यादा नहीं दे सकती। पर तभी लैफी की नजर उस लीच के मुंह पर पड़ती है तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि वहीं पर पास में खड़ा हुआ कुछ प्लांट्स के साथ खेल रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम इसका कितना दे सकती हो। और अपने मन में सोच रहा होता है इस चीज के मुझे कम से कम 30,000 गोल्ड तो पक्का ही मिल जाएंगे। लेकिन तभी लैफी कहती है मैं इसके 3 मिलियन गोल्ड दे सकती हूँ। 3 मिलियन का नाम सुनकर तो कैंग भी अचानक से शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या अभी तो तुम कह रही थी कि ये लीच बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है और इसकी ज्यादा कीमत तुम मुझे नहीं दे सकती, फिर तुम 3 लाख गोल्ड देने के लिए कैसे तैयार हो गई। ये सुनकर लैफी उस लीच को पकड़ते हुए कहने लगती है तुम्हें इस बारे में अच्छे से नहीं पता है क्या, तुमने इस लीच के कलर को देखा है और इसके दांतों को, क्योंकि ये सब कुछ एक आम लीच से बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि एक आम लीच ब्लैक कलर की होती है बल्कि इसका कलर तो अलग है, इसीलिए मैं पक्का ही श्योर हूँ कि ये एक ब्लैक स्वाम्प लीच वेरिएंट है। और फिर हमें बताया जाता है एक वेरिएंट ये एक मॉन्स्टर का म्यूटेंट रूप होता है जो कि आम मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कुछ स्पेशल पावर को पोजेस करके रखते हैं। तो कैंग ये सब कुछ सुनते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी ये अगर एक रेयर मॉन्स्टर है फिर भी इसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं हो सकती, फिर तुम इतने ज्यादा क्यों दे रही हो। तो ये सुनकर लैफी बताने लगती है इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि वैसे अगर एक रोयर मॉन्स्टर को मारा जाए तो वो वर्थलेस होता है क्योंकि उसके द्वारा सिर्फ हम रैलिक ले सकते हैं और उन रैलिक्स की मदद से हम कुछ चीजें बना सकते हैं जिसकी वजह से हम थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो ये वेरिएंट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी भी नहीं हुई है।
इसीलिए ये मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं। तो ये सुनते हुए कैंग कहने लगता है, ओह ये तो सही बात है, वैसे तुम एक हर्ब डीलर हो और तुम्हारे जैसे आदमी के पास ऐसी कोई चीज आना सच में एक रेयर बात है। तो ये सुनते हुए लैफी भी कैंग से कहने लगती है, तो बताओ अब तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तो ये सुनते हुए कैंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं इसे बेचने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की डील कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें वेपन शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जल्दी से गेट खोलते हुए कैंग अंदर आ रहा होता है और वो तेजी से आगे बढ़कर टेबल पर पैसे रख देता है और कहने लगता है, ये टोटल 14 मिलियन गोल्ड है, तुम इन्हें चेक कर सकते हो। तो कैंग को अचानक अपने पास आते हुए देखकर शॉपकीपर सोचने लगता है, क्या इतनी जल्दी। तो कैंग मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है, मुझे सच में वो क्रॉसबो चाहिए ही, इसीलिए मैंने इतनी जल्दी की है, वैसे वो अभी भी तुम्हारे पास ही है ना। तो ये सुनते हुए वो शॉपकीपर कहने लगता है, तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर उस क्रॉसबो को निकालते हुए कैंग को देने लगता है। तो कैंग भी उसे थैंक यू कहता है और उस क्रॉसबो को हाथ में पकड़कर कहने लगता है, अब ये मेरी हुई। और हम देखते हैं कि वो ऐसा कहते हुए आसमान की ओर देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब तो तुम खुश हो ना, जैसा कि तुमने मुझे कहा था, मैंने इसे ले लिया है और अपना बना लिया है, इसलिए अब तुम मुझे अपने आप को दिखाओ। पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये देखते हुए वो शॉपकीपर भी सोच रहा होता है, ये अचानक से फिर से वही पागलों वाली हरकत करने लग गया है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग अपने रूम के अंदर आ गया होता है और सोच रहा होता है, अगर सिंपली इसको अपने हाथ में पकड़ना काफी नहीं है तो मुझे कुछ और करना होगा। हाँ, मैं इसे अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कैंग उस क्रॉसबो को अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर होती है जिस पे लिखा हुआ होता है, तुमने कर दिया। तो कैंग भी उसे देखते हुए कहने लगता है, ओह तो तुम आखिरकार सामने आ ही गई। पर तभी कैंग कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने की सिस्टम स्क्रीन अचानक से चेंज होने लगती है, जैसे कि उस सिस्टम स्क्रीन के अंदर वायरस आ गया हो। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, आखिरकार इस चीज के अंदर क्या गलत है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।